स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजनीति विश्लेषक और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ी करीबी से जानते हैं, पहचानते हैं और कैराना लोकसभा के अंतर्गत ही आते हैं। लोकेश सलारपुर जी हैं। लोकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत भाई। लोकेश जी, कैराना लोकसभा पर जो दो सबसे बड़े गठबंधन हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इंडिया से इकरा और एनडीए से प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी को कड़ी चुनौती दे रहे थे मनीष चौहान जी। मनीष चौहान जी एक तरह से अपना कैंपेन शुरू कर चुके थे कि शायद उनको आश्वासन था कि शायद टिकट उन्हीं का होगा, लेकिन उनका टिकट नहीं हुआ। उसके बाद उनके समर्थकों में विरोध है। अब ये सब होने के बाद, प्रदीप जी को टिकट मिलने के बाद, इकरा जी को टिकट मिलने के बाद कैराना के नए समीकरण क्या है? देखो, पहले तो मैं आपको ये बताऊं मुस्तफा भाई कि मनीष चौधरी जी को आश्वासन था नहीं था, ऐसा नहीं, बल्कि वो सच ये था, वो कैंपेन भी नहीं कर रहे थे। वो खुद का टिकट हो जाए इसके लिए कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे। वो ये दिखाना शो करना चाह रहे थे कि मैं देखो कितना लोकप्रिय हूँ। वो निश्चित तौर पर लोकप्रिय हैं भी, युवा में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, इसमें कोई शक नहीं है। बढ़िया बोलते हैं। मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ी काफी जन समर्थन मिल भी रहा था उन्होंने। समर्थन मिल रहा था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड बड़ी उनकी मजबूत है, सब चीज थी। तो प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे, और ये कोई कोई बुरी बात नहीं। हर आदमी खुद के टिकट के लिए प्रेशर इस तरह की बिल्डअप करता है, वो भी कर रहे थे। जी। इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो उनका टिकट नहीं हुआ। टिकट किसी एक का होना था। प्रदीप चौधरी का टिकट भाजपा की तरफ से हुआ, उधर से इकरा टिकट पहले से फाइनल था। और हम जैसे लोगों को तो बहुत दिन से जानकारी थी टिकट इन्हीं दो लोगों का होगा, ये क्योंकि आप दो तो बार बार कह भी रहे थे कि इकरा वर्सेज प्रदीप ही होना। सच ये है कि गठबंधन के पास इन दोनों से, दोनों गठबंधन के पास इन दोनों से बेहतर कैंडिडेट था भी नहीं। यही सच है। तो दोनों बेहतर कैंडिडेट, दोनों बेहतरीन कैंडिडेट दोनों तरफ से चुनाव मैदान में है। चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। देखें भविष्य बताएगा क्या होगा। लेकिन आपने कह दिया कि प्रदीप चौधरी सबसे मजबूत थे इधर एनडीए के पास और उधर से इकरा। लेकिन जिस तरह मनीष चौहान जी के पक्ष में जन समर्थन था और अब उनको टिकट नहीं मिला, तो एक कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा, हो भी रहा, दिख भी रहा। क्या इसका असर चुनाव पे हो पाएगा, या ये वक्त आते आते सब कुछ स्थिति जो है संभाल ली जाएगी? देखो, इस तरह की हर चीज का असर तो होता है, वो कितना होगा ये तो मैं नहीं कह सकता। उनकी कितनी मजबूत पकड़ है, वो किस लेवल तक जा पाएंगे। हालांकि समझदार लीडर है, वो खुल के तो कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन उनके समर्थकों में एक चीज आ चुकी है। और प्रदीप को लेकर नाराजगियां का एक परसेप्शन तो उन्होंने बिल्डअप कर ही दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदीप से जनता नाराज है। ये परसेप्शन बिल्डअप हो गया। ये प्रदीप चौधरी को थोड़ा भारी बैठेगा। तो किसी भी सांसद के प्रति जब 5 साल कार्यकाल हो जाता है तो थोड़ी बहुत ही एंटी एंटी इनकमेंसी आई जाती है, सरकार के प्रति भी आती है। बिल्कुल आती है। वो प्रदीप चौधरी के साथ वही हो रहा है। तो उनके खिलाफ एक तरीके से माहौल तो फिलहाल बना हुआ है कि भाई नाराजगी है लोगों के अंदर। और जायज बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, आप सही कह रहे हैं। तो उनके खिलाफ भी वो नाराजगी है। लेकिन इस नाराजगी में दो दूर एक जो यहाँ अलग चीज है, उसकी दूसरी वजह है। दरअसल ये लोकसभा सीट दो जिलों में बटी हुई है। दो विधानसभाएं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की हैं, तीन विधानसभाएं शामली डिस्ट्रिक्ट की हैं। अब है क्या कि उधर के लोगों ने एक फिलहाल ये स्थिति बना दी कि हम तो ये चाहते हैं सांसद किसी पार्टी का कोई, लेकिन हमारे कैराना में रहे। जैसे मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ भी हो, भले मैं मतलब अगर मैं किसी का विरोधी भी हूँ, तो मैं भी उम्मीद करूंगा यार सांसद अच्छा गंगों में रहे। मेरे नजदीक का है। मेरे नजदीक का है, जरूरत पड़ने में तुरंत जा सकता हूँ। तो ये वहां फीलिंग आ चुकी है। अब इस फीलिंग को लेकर के नुकसान ज्यादा, ये ज्यादा कैसे बढ़ी कि प्रदीप चौधरी के प्रति ऐसी नाराजगी डेवलप डेवलप होती चलेगी कि वो जनता के बीच में नहीं है, जनता को मिल नहीं पा रहे, कुछ काम नहीं किया। काम करने से आमतौर पर वोट मिलता नहीं है, लेकिन जनता के बीच में आदमी अगर लगातार उपलब्ध रहे, लगातार उन लगे हाँ भी हमारे बीच में खड़ा हमारा सांसद, तो नाराजगियां कम पनपती हैं। जो बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन लोग होते हैं, वो इस नाराजगी को हमेशा मैनेज कर लेते हैं। प्रदीप चौधरी अब मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अब तक क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जो प्रदीप की तरफ से नाराजगी है, क्या जो दूसरी तरफ से उम्मीदवार है इंडिया गठबंधन की इकरासन, क्या वो इसको अपने पक्ष में कर पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? अभी तक जो मैं उनके सदैवी चाल देख रहा हूँ, चूंकि भाई उनकी तो बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है पॉलिटिशियन, पर उनके तो खून में राजनीति है। और नई लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, एनर्जेटिक है, डायनामिक पर्सनैलिटी है। और जिस ढंग से मैंने उसके कई वक्तव्य देखे हैं, कई यूट्यूब इंटरव्यू देखे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सफाई के साथ वो इस जो विरोध है इसको अपने पक्ष में भुना लेंगी। 3 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं प्रदीप जी, इकरासन पहली बार मैदान में है। ये इकरासन का प्लस पॉइंट है।
चूंकि वो टेस्टेड नहीं है अभी तक, एक नया फ्रेश चेहरा आया है, उनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है किसी के पास, चूंकि अब तक उनको कोई विधायक न सांसद नहीं रही है। लेकिन राजनीतिक दाव पेंच तो प्रदीप के पास होंगे, ज्यादा अनुभव, ज्यादा राजनीति का है उनके पास। अनुभव उनके पास, अनुभव में वहां भी कमी नहीं है, मैंने बताया ना, खून में चीजें हैं। लेकिन प्रदीप चौधरी चूंकि विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो इनके खिलाफ नाराजगी बहुत लोगों की बिल्डअप हुई होंगी। किसी का काम नहीं हुआ होगा वो नाराज होगा, किसी के मंडे में नहीं गए होंगे वो नाराज होगा, किसी की शादी में नहीं गए होंगे वो नाराज होगा। ये नाराजगी छोटी मोटी बनती रहती है, बड़ा रूप भी ले लेते हैं कई बार, अगर पीछे से कोई इसको बढ़ा दे, जैसा मनीष की वजह से बढ़ गई है, इस सतह पे आ गई, एक परसेप्शन क्रिएट हो गया। अगर मनीष इतना ना करते या मनीष के समर्थक बार बार वीडियो ना आती, तो एक लगभग नॉर्मल सी चीज थी, नाराजगी ये दूर भी की जा सकती थी। लेकिन ये नाराजगी तो फिर, क्योंकि राजनीतिक परिवार है हसन परिवार, तो और ये नाराजगी तो उनके समर्थकों के बीच भी रहेगी कि काम नहीं हुए, मिले नहीं, ये नाराजगी तो उधर भी है। अरे भाई, वो विपक्ष के नेता है, फिलहाल वो सत्ता में नहीं है। अगर वो विधायक है, नाहिद आगतार जेल में रहे हैं, जब से जेल से चुनाव जीते थे, और वो सत्ता में नहीं है। जब सत्ता में थे तब उनके खिलाफ नाराजगी मायने रखती है, अब क्या नाराजगी उनके खिलाफ दोगे भाई, वो क्या कर सकते हैं किसी के लिए। लेकिन प्रदीप चौधरी तो सत्ता में है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, तो इसलिए इनके प्रति नाराजगी का ज्यादा एक अर्थ होता है। लेकिन देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, एक लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ है बीजेपी की तरफ से। मोदी जी कैंपेन करने आएंगे, योगी जी कैंपेन करने आएंगे और अपनी योजनाएं बताएंगे, तो जाहिर सी बात है प्रदीप के पक्ष में माहौल बनेगा। भाई, जो माहौल पिछली बार 2019 में प्रदीप के पक्ष में बना था, वो माहौल तो नहीं बन पाएगा ना। पिछली बार संसद के बतौर फ्रेश चेहरा थे, और पिछली बार चुनाव भी बड़ा एक फिनोमिना, चूंकि पुलवामा कांड हुआ था, उस आधार पे चुनाव हुआ था। और उस चुनाव में भी प्रदीप चौधरी नकुल सीट से लगभग हार के गए थे, थाना भवन सीट पर लगभग बराबरी पे थे। बाकी जो 3 विधानसभाएं हैं, इन 3 विधानसभाओं में बढ़िया लीड लेकर के गए थे। उसके बाद होता है विधानसभा चुनाव, वहां की तीनों विधानसभाओं में विपक्ष से कैंडिडेट जीत के आए हैं। फिलहाल भाजपा का एक भी कैंडिडेट नहीं है, और नकुल की स्थिति लगभग वैसी की वैसी ही है। ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से नाराजगी, तो प्रदीप चौधरी की राह आसान नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसे मैनेज नहीं कर सकते। अगर बहुत सावधानी से कदम गिन गिन के रखें, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करें, नाराजगी लोगों की दूर करें, ऊपर से मोदी का, सरकार का साथ भी होगा, लाभार्थी वर्ग भी आपने बताया है, तो ऐसा नहीं है कि प्रदीप चौधरी चुनाव हार ही जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि घर बैठ के जीत जाएंगे। मैं शुरू से एक बात कर रहा हूँ, 6-7 महीने से कह रहा हूँ कि प्रदीप चौधरी ये चुनाव उनके लिए बहुत टफ रहने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। उन्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी जिस पड़ेगी। तरह पहले 1 लाख के लगभग जीत हो गई थी, इस बार ऐसा नहीं देखते आप? बिल्कुल नहीं देखता मैं। जो वो चुनाव खत्म हुआ, वो चुनाव कुछ और चुनाव था, ये बिल्कुल शुरुआत से होगी, नए सिरे चुनाव होगा। और इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, तब कोई दिक्कत नहीं थी। इस चुनाव के सामने जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था, सरकार की नीतियां रही होंगी, इनकी अपनी स्थितियां रहेंगी, वो सब नाराजगी सामने आएंगी। उन सब से चुनौतियों से निपटना है इनको। लेकिन एक और दल है बसपा, जो अभी इंडिया और एनडीए दोनों की तरफ नहीं है, वो भी एक बड़ा फैक्टर साबित होंगे। अब वो किस पर दांव खेलेंगे, किसको नुकसान देगा, अभी मेरे ख्याल से अभी भी कुछ भी कहना ठीक हो नहीं है, जल्दबाजी होगी। आप बसपा को बहुत दिन से जानते हैं मुस्तफा भाई। बसपा जब कोई चुनाव लड़ने के मूड में होती है, वहां कई महीने पहले अपना प्रभारी बना देती है। कैराना पे बसपा ने कोई प्रभारी नहीं दिया, सहारनपुर में दिया, लेकिन कैराना में अब तक कोई प्रभारी उन्होंने नहीं दिया। इसके मायने क्या है? इसके मायने है शायद यहाँ वो न्यूट्रल हो जाए। हालांकि मेरा पर्सनली अब भी मानना है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद में मायावती डायरेक्ट या इनडायरेक्ट गठबंधन के पक्ष में हो सकती है। आप काफी दिनों से कहते आए ये बात, अब भी आप इसी बात को कह रहे हैं? अब चुनाव बेहद नजदीक हो चुके हैं। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इसी बात को कह रहा हूँ अभी। अगर वो या मेरा मानना है शायद वो डायरेक्ट गठबंधन का हिस्सा होंगे, या फिर रणनीतिक रूप से, जैसे पिछली बार बीजेपी को मदद कर दी थी उन्होंने, मोमडन कैंडिडेट दिए थे जगह जगह, हो सकता है इस बार उल्टा कर दे, गठबंधन के पक्ष में कर दे। पर्दे के पीछे खेल अब के इंडिया के पक्ष में होगा। बिल्कुल कर सकती हैं, होगा, ये भी नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर, ऐसा मेरी कई फीलिंग्स बोलती है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पता मायावती या किसी कश्यप को टिकट दे दे, तो क्या करेंगे प्रदीप चौधरी या भाजपा? फिर क्या होगा प्रदीप के लिए या इकरा के लिए, क्या किसके लिए लाभदायक होगा कश्यप कैंडिडेट? इकरा के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि कश्यप जो सारा वोटर है वो किसका है? बीजेपी का है। और यदि किसी मुस्लिम को लाभ दिया तो इकरा को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ गठबंधन के साथ जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। तो फिर आपका मानना है कि फिर दलितों में सिमट कर रह जाएगा भी बसपा का कैंडिडेट? जी, और वो दलितों का वोट आधा कहा जा रहा था, भाजपा खुद के दावा करती है कि हमारे साथ गया है, तो कहाँ बचा? तो आपका मानना है किसी भी कंडीशन में प्रदीप और इकरा में कोई, आप जिस तरफ इशारा करें, इकरा कोई खास कमजोर होने वाली नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इकरा बहुत मजबूत कैंडिडेट है, जिस तरह प्रदीप चौधरी बहुत मजबूत कैंडिडेट है, इकरा भी उतनी ही मजबूत कैंडिडेट है।
बस एक उनके लिए प्लस पॉइंट है, इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। इनका प्लस किसके लिए? इकरा के लिए प्लस एक फ्रेश चेहरा है, अच्छा। विपक्ष में है, विपक्ष से लड़ रही है। इनके लिए प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट ये है कि फ्रेश चेहरा नहीं, 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी इनके साथ लेकिन ये जुड़ी भी हुई तो है। एक सवाल है, जो मनीष चौहान के रूप में, जो मनीष चौहान के समर्थक आज विरोध कर रहे हैं, किस हद तक इकरा अपने पक्ष में कर पाएगी, अभी इस पर भी संशय है। ये भविष्य बताएगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता कि विरोध का कितना अपने पक्ष में भुना पाएंगी, नहीं भुना पाएंगी। और ये भी कि प्रदीप चौधरी लोगों की नाराजगी किस हद तक दूर कर पाते हैं। तो इनके पक्ष में एक ये चीज है, बहुत बड़ी चीज इनके पक्ष में है कि सरकार है, दोनों जगह सरकार है और बहुत संसाधन इनके पास है, उसका लाभ इन्हें मिलेगा, उनका उनको नुकसान होगा। आपको क्या लगता है, कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे प्रदीप चौधरी? देखो, मैं ये तो नहीं बता सकता कितना डैमेज, अगर मैंने ये बता दिया था डैमेज कंट्रोल कर ले, फिर तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि कौन जीत रहा कौन हार रहा, तो भविष्य के घर में। लेकिन ये है कि चुनाव बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है शायद इकरा को थोड़ा सा एज है। इकरा को एज है, तो खैर ये तो समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे लोकेश सलारपुर जी। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।